नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम कारक टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और कारक हिंदी में 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। उसमें से कर्ता कारक हमने पढ़ लिया था और कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह मुख्य रूप से ने होता है और कभी कभी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। लिखना किसी को कुछ नहीं, मैं लिखा दूंगा। एक होता है कर्म कारक। कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, और कभी कभी किसी भी प्रकार का कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। इसी प्रकार एक पढ़ते हैं हम कर्ण कारक के बारे में पढ़ते हैं। कर्ण कारक, कर्ण का मुख्य विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के नहीं तो द्वारा, नहीं तो के द्वारा होता है। हालांकि इनके अलावा भी कई विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। यहाँ जो से आता है वो साधन के रूप में आता है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था कौन सा? संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक पढ़ा था। संप्रदान कारक का मुख्य विभक्ति चिन्ह के लिए क्या है? के लिए है, या कभी कभी को भी मिलता है। देना क्रिया के साथ क्या आता है? को आता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार देखिएगा अपादान, अपादान कारक, और अपादान में आएगा से। क्या आएगा? के पृथक होने के भाव में, अलग होने के भाव में आता है। हालांकि और भी बहुत सारी पहचान होती है। तो कितने हो गए अपने? 5 हो गए। 5 हो गए, 6 हो गए? 5 हो गए। अब जो बच रहा है, छठे नंबर पे जो आता है वो आता है संबंध। कौन सा आता है? संबंध कारक आता है। और 7वें नंबर पे जो आता है वो अधिकरण कारक होता है। कौन सा होता है? अधिकरण कारक। और 8वें नंबर पे जो आता है वो कौन सा होता है? संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक होता है। संबंध का जो विभक्ति चिन्ह है मुख्य रूप से का, की, के होता है, या फिर ना, नी, ने होता है, या फिर रा, री, रे होता है। और अधिकरण का मुख्य रूप से में होता है, या फिर पर होता है, या फिर को होता है। इनके अलावा कुछ अव्यय पद है वो भी प्रयुक्त होते हैं। के भीतर, के ऊपर, के नीचे, के सामने, वो सारे आ जाते हैं। संबोधन में आता है हे, अरे, ओ, अजी, ऐसे बहुत सारे अव्यय शब्द है जो आ जाते हैं, उनसे किसी को संबोधित किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे संबंध कारक। कौन सा पढ़ेंगे? संबंध कारक। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ये 5। ठीक है ना? सभी विद्यार्थी आज हेडिंग डाल लो, संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। संबंध कारक। लिख लिया? कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैसे कहते हैं? संबंध कारक। अब देखो, जो संबंध कारक है वो किसे कहते हैं? जो संबंध बताता हो। क्या बताता हो? संबंध बताता हो। अब हमने जब शुरुआत में कारक की परिभाषा लिखी थी, किसकी परिभाषा लिखी थी? कारक की परिभाषा। तो कारक उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को कहते हैं, उन संज्ञा सर्वनाम शब्दों को कहते हैं जिनका संबंध क्रिया से होता हो। किससे होता हो? क्रिया से होता हो। उन संज्ञा सर्वनाम शब्द को हम क्या कहते हैं? कारक। कोई भी जब वाक्य लिखते हैं सामान्यतः, तो उसमें एक तो कर्ता कारक होता है, एक कर्म कारक होता है, और एक क्रिया होती है। सामान्यतः सेंटेंस जब बनता है तो इसमें ये चीज होती है। कभी कभी कर्म नहीं होता, वो बात एक अलग है, लेकिन सेंटेंस में कर्ता, कर्म और क्रिया होना जरूरी है एक प्रकार से। ठीक है? तो ये हो जाता है कोई वाक्य। क्या हो जाता है? वाक्य हो जाता है। देखो, अगर ये भी कौन कोई शब्द है कि नहीं है? ये भी कौन कोई सा शब्द है और ये भी कौन कोई सा शब्द होता है। ये शब्द कौन सा हो सकता है? संज्ञा सर्वनाम का शब्द हो सकता है।
अगर इसका संबंध क्रिया से है तो कारक है ये, और इसका संबंध भी अगर क्रिया से है तो कारक है, नहीं तो ये कारक नहीं है, नहीं तो कारक नहीं है। तो संबंध की परिभाषा क्या बनेगी कि संज्ञा सर्वनाम के ऐसे शब्द, संज्ञा सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनका संबंध कर्ता और क्रम में होता हो। बल्कि इसकी परिभाषा मैंने लिखा है आपको कि कारक का संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। क्या यहां पर क्रिया से कोई संबंध रखा है? क्रिया से संबंध नहीं रखा, तो मूल कारक की जो परिभाषा थी, मूल रूप से जो कारक की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ही फेल होगी आपकी। अब परिभाषा ही अगर आपकी फेल होगी तो फिर आप इसको कारक का भेद कैसे मान सकते हो? हिंदी वाले मानते हैं, संस्कृत वाले नहीं मानते। इसलिए मैंने आपको लिखाया था कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 है और संस्कृत में कितनी है? 6 है, ध्यान रखना। तो आप लोग लिखो, इसमें मैं जैसे लिखाता हूं वैसे लिखो। आई से संज्ञा सर्वनाम के शब्द, आई से ऐसे बोलते हैं वैसे तो, आई से संज्ञा सर्वनाम के शब्द जिनका संबंध जिनका संबंध जिनका संबंध क्रिया से नहीं होकर, क्रिया से नहीं होकर वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से होता हो, अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से होता हो, तो उसे या उन्हें संबंध कारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं, उन्हें संबंध कारक कहते हैं। देखिएगा, मैंने बताया ना, वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। क्रिया भी शब्द है, तो अगर इस कर्ता और कर्म का संबंध क्रिया से नहीं होकर आपस में ही संबंध हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं भाई? संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संबंध कारक कहते हैं। अतः लिखो, अगला फैक्ट लिखो, अतः संबंध कारक में, अतः संबंध कारक में कर्ता और कर्म में संबंध होता है, कर्ता और कर्म में संबंध होता है। कर्ता और कर्म में संबंध होता है। लिख लिया? ओके। देखिए, कर्ता का मुख्य रूप से विभक्ति चिन्ह कौन सा था? ने। और कर्ता के साथ कभी कभी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता। एक वाक्य में कितने कारक आ सकते हैं? एक से अधिक कारक प्रयुक्त हो सकते हैं। कर्म के साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह आता है? को। करण के साथ से द्वारा, के द्वारा, इनके अलावा भी आ सकते हैं। संप्रदान के लिए और को आता है, अपादान में से आता है, अलग होने के भाव में। ठीक है। इसी प्रकार संबंध कारक की जो पहचान लिखेंगे हम, या संबंध कारक के जो विभक्ति चिन्ह लिखेंगे, वो कौन से लिखेंगे? का, की, के, या फिर ना, नी, ने, नहीं तो फिर रा, री, रे। और अभी आपको लिखाया कि इन जो शब्द होते हैं इनमें कर्ता और कर्म में संबंध होता है, क्रिया में संबंध नहीं होता। यही कारण है कि इसको संस्कृत में कारक का भेद नहीं माना गया। नोट, नोट डालो, नोट। देखो, इनका संबंध क्रिया से नहीं होने के कारण ही, इनका संबंध इन शब्दों का, इन शब्दों का बोले तो कर्ता हो सकता है, कर्म हो सकता है, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है। इन शब्दों का संबंध क्रिया से नहीं होने के कारण ही
नहीं होने के कारण ही संस्कृत में, संस्कृत बोलते हैं वैसे तो ना, संस्कृत में इसे कारक का भेद नहीं माना गया है, इसे कारक का भेद नहीं माना गया है। देखो हिंदी के 8 कारक तो आपको याद है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान और संबंध, अधिकरण और संबोधन। संस्कृत में देखो किसको नहीं मानते, एक तो संबंध को नहीं मानते और एक संबोधन को नहीं मानते। अब संबंध को क्यों नहीं मानते वो कारण मैंने आपको लिखा दिया। कारण क्या लिखाया कि जो संज्ञा सर्वनाम के शब्द है इनका संबंध क्रिया से नहीं होकर आपस में ही संबंध है इनका, और संज्ञा सर्वनाम शब्दों से तात्पर्य है कर्ता और कर्म, और कर्ता और कर्म के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अब इसकी हम पहचान लिखेंगे कि इसके साथ जो विभक्ति चिन्ह आएंगे वो कौन से आएंगे, ये आएंगे, ध्यान देखो। संबंध कारक के साथ निम्नलिखित विभक्ति चिन्ह आते हैं, निम्नलिखित विभक्ति चिन्ह आते हैं। निम्नलिखित विभक्ति चिन्ह आते हैं। विभक्ति चिन्ह को ही हम परसरक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परसरक कह सकते हैं। इसी को ही हम चरम प्रत्यय कह सकते हैं और इसी को ही हम कारक चिन्ह कह सकते हैं। और ये पहली क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं। आपने लिखा होगा, क्या लिखा आपने, संबंध कारक के साथ निम्नलिखित परसरक आते हैं, या विभक्ति चिन्ह आते हैं, या चरम प्रत्यय आते हैं, कारक चिन्ह आते हैं। बात एक ही, कोई सी शब्दावली लिख सकते हो आप। भाई एक लड़का होता है, उसके एक से अधिक नाम होते कि नहीं होते, दोस्त अलग कहते हैं, घर वाले अलग कहते हैं, स्कूल में अलग नाम है उसका, और जिससे शादी हुई वो अलग ही नाम से पुकारती, सोना बाबू। तो ऐसे इन शब्दों, इन जो कारक चिन्ह है इनके भी अलग अलग नाम मिलते हैं। ओके, अब ये कारक चिन्ह लिख लो, कौन कौन से होते हैं इनके, लिख लो। का, की, के, कॉमा लगाना इनके सबके बीच में। का, की, के, नहीं तो फिर ना, नी, ने, नहीं तो फिर रा, री, रे। ये संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह, समझ गए। अन्य पहचान, अन्य पहचान देखो, जहां रिश्ते का भाव होता हो वहां संबंध कारक होता है। किसका, भाई आपस में रिश्ते होते हैं, संबंध को भी बोलते हैं ना, कई बार रिश्ता हो गया, इसका संबंध हो गया, कई बार बोलते नहीं क्या। जहां मूल्य का भाव होता हो, जब देखो ये संबंध कैसा हो सकता है, रिश्ते का संबंध हो सकता है, मूल्य का संबंध हो सकता है, पिता पुत्र का संबंध हो सकता है, सेठ जी और नौकर का संबंध हो सकता है, ऐसे बहुत सारे संबंध हो सकते हैं। तो कौन सा भाव हो, मूल्य का भाव। और लिखो, कार्य कारक का संबंध हो, परिमाण का भाव हो। परिमाण होता है ना, किस चीज का रिजल्ट निकलता है, परिमाण। स्वामित्व का भाव हो, सेवक और नौकर में होता ना, स्वामित्व का भाव हो। अब देखो, जैसे मेरे भाई से संबंध बताना चाह रहा हूं मैं, मेरा भाई, तो मेरा भाई की जगह मेरी भाई लिख सकता हूं कि मैं। देखो मैं अपने पास सर्वनाम है, क्या है, मैं सर्वनाम है, मैं सर्वनाम में अगर हम रारेरी जोड़ना चाहते हैं,
रारेरी जुड़ सकता है, समझ में आता है रारेरी? तो मैं जोड़ता हूं मेरा, क्या जोड़ता हूं? मेरा। तो मेरी भाई बोल सकता हूं, देखो आपस में ये करता है और ये कर्म है, या हम ये कह सकते हैं दोनों संज्ञा शब्द है। क्या कह सकते हैं? दोनों संज्ञा शब्द है। एक सर्वनाम है, एक सर्वनाम, ये तो है सर्वनाम, ये तो सर्वनाम है और ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो इन दोनों में बीच में जो संबंध बताया जा रहा है वो रारेरी के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर मेरी भाई लिखेंगे, मेरा भाई लिखेंगे, तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहां पर जो संज्ञा सर्वनाम के शब्द आएंगे वो लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होंगे। ध्यान रखना, किसके अनुसार प्रयुक्त होंगे? लिंग और वचन के अनुसार। या जैसे भाइयों, भाई बहुवचन लिखेंगे तो मेरा भाइयों थोड़ी होगा, मेरे, वहां क्या हो जाएगा? मेरे। तो आप एक नोट डाल के और लिख लो, संबंध कारक में संज्ञा सर्वनाम शब्द, संबंध कारक में संज्ञा सर्वनाम शब्द लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं, लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? दो होते हैं। दो कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुंलिंग। संस्कृत में कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुंलिंग और नपुंसकलिंग। वचन कितने होते हैं हिंदी में? दो होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन होता है। संस्कृत में कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब डायरेक्ट आपसे कोई भी एग्जामिनर पूछ ले तो बताओ वचन कितने होते हैं? क्यों? हिंदी वाला पूछ, अब ऐसे कोई पूछेगा सामने चल रहा, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, आपका यार दोस्त, घर वाला, कोई भी पूछ सकता है सवाल तो। और जैसे आप कोई भी बच्चा नया नया कोचिंग में आता है तो आपसे तो घर वाले पूछेंगे पूछेंगे कि चल बता, ये यार दोस्त तो पूछेंगे, चल बता भाई तू कोचिंग जा रहा है तो बता वचन कितने होते हैं? आप कहोगे दो तीन, दो तीन। बताओ, हाँ बहन जी, जैसे आप नए नए आए, 2-3 दिन हुए आपको आए हुए अभी, आप बताओ मुझे, जैसे आपकी कोई सहेली है, वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए, क्योंकि देखो सहेली चिढ़ती भी है, ध्यान रखना, ये जो मित्र होते हैं ना वो सही नहीं होते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि उसका दोस्त सक्सेस हो। हाँ दोनों सक्सेस हो जाएंगे चलेगा, लेकिन अगर दोस्त सक्सेस हो गया तो मामला खराब हो जाएगा। चलो आप बताओ, आपसे जैसे आपकी सहेली ने पूछ लिया कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या आंसर करोगे? हाँ, बाद में 3 बताओगे? है ना? गजब। देखिए, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वाले, कोई भी कुछ भी पूछे उसको आप आंसर दो कि भाई 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। क्या क्या बोलोगे आप? 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। फिर अगर उसको नॉलेज रखती है भाई एक बता, 2 होते हैं, 3 होते हैं, तो भाई देख हिंदी में तो होते हैं कितने? 2, और संस्कृत में होते हैं 3। अब बता तू किसके अनुसार पूछ रहा है? कि तू तो ये बता 2 होते हैं 3 होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं, फिर क्या करोगे? फिर उसको कहना भाई अगर मैं हिंदी के पेपर में बैठा हूं तो मैं 2 करके आऊंगा और मेरा राइट जाएगा, और मैं संस्कृत वाला कोई पेपर दे रहा हूं जिसमें मेरा मान लो कि सिलेबस में संस्कृत है और संस्कृत का अकॉर्डिंग दे रहा हूं तो उसमें 3 करके आऊंगा, वहां 2 करूंगा तो मेरा गलत हो जाएगा। अब तू कुछ भी मान ले, ठीक है? जैसे मेरे से आरपीएससी में जब एसआई का इंटरव्यू था मेरा, तो उस समय मेरे से एक सवाल पूछा था। उससे पहले भी, मैं आपको पता है मैं जॉब करता हूं, तो मैं पहले भी पुलिस में जॉब कर रहा था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि यदि नहीं, उन्होंने पूछा मेरे से कि आपके इलाके में एक अवैध फैक्ट्री चल रही है जिसमें मिलावटी घी का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब उत्पादित किया जा रहा है, और आपकी जिला पुलिस, मतलब जिले पे एक मतलब स्पेशल पुलिस होती है, वो आके कार्रवाई कर देती है, और आप अपने अधिकारियों को ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि 2 साल से यहाँ पर संचालित हो रही थी, तो क्या आपके खिलाफ, आप थानाधिकारी हो, क्योंकि एसआई का इंटरव्यू था, एसआई सब इंस्पेक्टर को थानाधिकारी बनाते ही हैं, तो उन्होंने कहा कि
अब आप थानाधिकारी है, आपके जो उच्च अधिकारी उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। अब आपके खिलाफ जो डिपार्टमेंटली कार्रवाई है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब बताओ आप क्या जवाब देंगे? होनी चाहिए डायरेक्ट ही। क्यों? जरूर थोड़ी इलाका बहुत बड़ा होता है, प्रत्येक जगह थोड़ी जाएगा थाना अधिकारी, बताओ। वो तो ऑफिस में रहता है या गश्त करता रहता है ज्यादा ज्यादा। क्या क्या जवाब देना चाहिए था बताओ? शिव सिंह राठौड़ थे उस समय, हमारा जो बोर्ड बेटा था ना, उसमें शिव सिंह राठौड़ आरपीएससी के सदस्य थे वैसे तो, लेकिन मेरे बोर्ड के अध्यक्ष थे वो। उन्होंने मेरे से सवाल किया था, और वहां पर 2 पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, एडीजी रैंक के, एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी बैठे हुए थे। अब बताओ, उनको पागल भी नहीं बना सकते क्योंकि पुलिस के अधिकारी बैठे हुए वहां पर, और एक साइकोलॉजिस्ट और बैठता है बगल में, बैठता है, 4-5 जने बैठते हैं वहां पे। एक, हाँ, नहीं फिर मैंने बताओ मैंने क्या आंसर दिया, मैं मेरी आप बीती सुना देता हूं। मैंने कहा सर इस मामले की एक बार जांच होनी चाहिए कि भाई मेरी इसमें संलिप्तता थी या मुझे उसका पता था या नहीं था, एक बार उसकी जांच कर ले। प्राथमिक दृष्टि से, प्राथमिक जो जांच होती है, प्राथमिक जांच हो, और प्राथमिक जांच में अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे सजा दी जाए सर। जो भी डिपार्टमेंट सजा देना चाहता है वो सजा दे सकता। आप तो मुझे बताओ ना कि आपको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, आप जांच क्यों करवा रहे हो? वो तो देखो इंटरव्यू वाला कुछ ही पूछ सकता है, ये थोड़ी है उसका कोई क्राइटेरिया थोड़ी है कि भाई आप इतना ही पूछोगे। फिर बताओ, आप तो मुझे बताओ सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। फिर मैंने वापस यही जवाब दिया, मैंने कहा सर एक बार जांच करा के फिर सजा दे देनी चाहिए, और तो क्या करूं, डायरेक्ट कैसे कह दूं सजा दे दो? फिर नहीं, आप एक जवाब दो, सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। मतलब देखो, कहने का मतलब यह है, मेरा उद्देश्य क्या मैं बताता हूं आपको। मेरा जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा था वो बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति थे, और मैं उनको 4-5 मिनट उलझाना चाहता था। आंसर तो मुझे यही देना था कि भाई मुझे सजा देनी है, लेकिन एक तो डायरेक्ट कह दो मुझे सजा दे दो, तो वो तो अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे, और अगला ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका मैं आंसर ही नहीं कर पाऊं। भाई आपके मन मस्तिष्क में क्या सवाल चल रहा है मुझे थोड़ी पता है। ये थोड़ी कोई सिलेबस थोड़ी है, कोई रिटर्न एग्जाम थोड़ी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के चले गए, इंटरव्यू में तो कहीं से कुछ ही पूछ सकते हैं। तो मैंने मेरे क्राइटेरिया में रखा उसको, मैंने कहा पूछो। 2 बार तो ऐसे पागल बना दिया, हालांकि उनको पागल नहीं बना सकते हम, लेकिन उनको ये कह दिया कि ठीक है आप पूछ सकते हो मतलब। तो फिर उन्होंने लास्ट में मैंने ये जवाब दिया उनको कि सर अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे सजा दी जाए। अब बताओ कि सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आप समझ नहीं रहे हो, हम अलग टाइप से पूछना चाह रहे हैं आपसे। मुझे तो पता था, मैं तो समझ रहा हूँ हर चीज। फिर मैंने उनको कहा सर मुझे सजा दे देनी, और तो क्या करूँ, ताकि अगले क्वेश्चन पे आ जाए वो। अगले क्वेश्चन पे फिर वो आगे पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग गए। पुलिस में तो आपको पता ही है, माहिर रही है, जवाब देते रहे। पहली बात तो इंटरव्यू वालों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ बोलो ना तो ऐसा बोलना चाहिए जो अगलों का एहसास नहीं हो। पागल नहीं बनाना, पागल बनाओ लेकिन तरीके से बनाओ, एक तरीका होता है हर चीज का, नेचुरल लगना चाहिए पूरा सिस्टम। अब आप कई बार इंटरव्यू लेने जाते हो तो जबरदस्ती टाई पहन के जाते हो, जिंदगी में टाई बांधी नहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हो वो टाई पहन के अलग जा रहे हो, कोट और पहन पहन के जाते हो। अब बैठोगे तो भैया यहाँ से पेट अगर तूंद मेरी तरह निकल रही है तो वैसे आपको पता बटन टाइट हो जाता है यहाँ पे, तो बैठने का ठीक, आप कोट पहन लिया आपने, तो कोट पहना है तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो 1-2 बार, नहीं तो ऐसे लगोगे जैसे बैंड बाजे वाले नहीं होते कि वो भी कोट पैंट पहनते हैं, तो वहाँ वो पूरा भांप लेते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में आपकी नॉलेज की वो परीक्षा नहीं होती है, वहाँ पर होती है आपके व्यक्तित्व की, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है एक प्रकार से वो। चलो अभी भटक जाएंगे हम, इधर हिंदी का टॉपिक चल रहा है अपना। पूरा फायदा होता है, पूरा फायदा है, लेकिन सुनना मेरे ज्यादा नहीं उलझना अपने को साइकोलॉजी, क्योंकि जो उधर वाला व्यक्ति है ना, और ज्यादातर मैडम ही बिठाते हैं वो साइकोलॉजी वाली, ठीक है, तो वो अलग बताऊंगा मैं इंटरव्यू का जो किस प्रकार होता है, क्योंकि ये थोड़ी क्लास अलग चल रही है, अभी गड़बड़ हो जाएगा मामला, और रिकॉर्ड भी हो रही है आपको पता है। चलो क्या पढ़ाया था लास्ट, बोलना क्या लिखाया था आपको, बोलो ना। बदलते हैं, और पहचान लिखा दी थी मैंने आपको इसकी।
कौन कौन सी पहचान लिखाई? ठीक है ठीक है, अब आप उदाहरण लिख लो। अब उदाहरण लिखेंगे हम संबंध कारक के। लिखो, राम का भाई आ गया। राम का भाई आ गया, यह मेरा घर है। पूरे वाक्य लिखना यूं, एक वाक्य लिख लिया, फिर उसके बाद दूसरा वाक्य लिखना। यह मेरा घर है, पुष्कर के मेले में भीड़ बहुत रहती है। आपका नाम बताओ। आपका नाम लिखो, वाक्य नाम नहीं बताना किसी को। आपका नाम बताओ। अपना आधार कार्ड दिखाओ। मेरी पुस्तक कहाँ है? देखो, 100 रुपए का नोट असली है। 100 रुपए का नोट असली है। दस मीटर का कपड़ा दिखाओ। 10 मीटर का कपड़ा दिखाओ। खाने के बर्तन साफ करो। तुम्हारा चश्मा कहाँ है? देखो, अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र है। आपके कितनी संतानें हैं? पांचवी कक्षा में कितने छात्र हैं? अब जहां प्रश्न करने का भाव आ रहा है ना, वहां पर एक काम करना, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना वाक्य में। बोलो, वाक्य बोलो एक एक है। तो देखो, एक इसकी पहचान बताई थी काके की। का किसके बाद में आ रहा है? राम का। तो राम को रेखांकित करो यहां पे। राम संबंध कारक है। राम क्या है यहां पर? संबंध कारक है। और का क्या है? उसका विभक्ति चिन्ह है। दोनों को रेखा, राम तो क्या आएगा? संबंध कारक। और क्या, का क्या होगा? इसका विभक्ति चिन्ह होगा। आगे बोलो, दूसरा वाक्य बोलो। यह मेरा घर है। मेरा को रेखांकित करो। मेरा क्या है यहां पर? संबंध कारक। मैं शब्द होता है, वैसे तो सर्वनाम कौन सा होता है? मैं होता है। मैं का जब संबंध के अनुसार कार्य के रूप चलाते तो मेरा, मेरी, मेरे हो जाता है। और मैंने आपको सर्वनाम टॉपिक में बताया था, ये 4 पेज की पीडीएफ भेजी थी ना एक आपको, उसमें लिखा हुआ पूरे सबके विभक्ति रूप कैसे बनते हैं जो। आगे बोलो। पुष्कर के, हाँ बहन जी एक एक से पूछूंगा, आप बोलो बोलो, वाक्य बोलो। बताओ इसमें संबंध बताओ। पुष्कर, पुष्कर के मेले में भीड़ बहुत रहती है, पुष्कर को रेखांकित कर लो। हाँ दूसरा, हाँ बहन जी स्नेहा बताओ। आपका नाम बताओ। स्नेहा। हाँ, आपका को रेखांकित कर लो। यहाँ पे क्या होगा? आपका, काके की आ रहा ना। आप सर्वनाम है, आपके बाद में का विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है। मेरी पुस्तक कहाँ? बताओ, संबंध कारक बताओ भाई। मेरी को रेखांकित कर लो। हाँ आप बताओ भाई। 100 रुपए का नोट असली है, संबंध कारक।
100 रुपये। हाँ पूरा आ जाएगा ना, 100 रुपये आ जाएगा ना एक साथ। अपना आधार कार्ड दिखाओ, हाँ उधर। क्या नाम है? दीपू। बता, अपना को रेखांकित कर लो। 10 मिलियन का बहन जी। हाँ भाई, 10 मीटर को रेखांकित कर लो। खाने के बर्तन साफ करे कि साफ रखो? करो लिखा होगा ना, साफ करो। तो क्या होगा इसमें बताओ? खाने का। खाने क्या होगा? ए आराम। आगे बोलो। हैं? तुम्हारा चश्मा कहाँ है? हाँ बोलो। तुम्हारा को रेखांकित कर लो। आगे बोलो। ठीक है नहीं बहन जी? हाँ बताओ, क्या वाक्य लिखा बोलो। तो क्या हरिवंश राय आ जाएगा इसमें पुराण? आगे बोलो। वापस बोलना, सेंटेंस क्या है? आपके कितनी संतान है? बोलो। आप। आपको रेखांकित कर लो। शादी तो नहीं हुई, वाक्य के अनुसार चल रहे हैं हम। हाँ बता भाई पीछे। 5वीं कक्षा में कितने छात्र है? 5वीं कक्षा में कितने छात्र है, इसमें संबंध कारक बताओ। संबंध कारक नहीं है? कितना हो गया ना, कौन में कितना कितनी हो जाएगा ना भाई, कौन सर्वनाम में जुड़ा ना, क्यों जाएगा? हम 5वीं कक्षा को थोड़ी हम अधिकरण थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो संबंध पूछ रहे हैं आपसे। एक से अधिक कारक आ सकते हैं ना, तो ऐसे तो। पांचवी कक्षा में कितने छात्र है, ये क्वेश्चन मार्क लगाना था। अब आपको इसमें संबंध छांटना है कि संबंध कारक कौन सा है, तो कितना आएगा ना भाई। तो आप कह रहे हो सर ये फिर अधिकरण होगा ना, ये होगा अधिकरण तो। समझ गए? और ये संबंध कारक है, और एक वाक्य में एक से अधिक आ सकते हैं भाई। एक से अधिक नहीं, पूरे 8 भी आ सकते हैं। हो गया? तो देखो, संबंध क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। अब लिखो आप अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक लिख लिया? अब जो ये आपने अधिकरण शब्दावली लिखी, ये वाली, इस अधिकरण शब्द का अर्थ होता है आधार। क्या होता है? तो लिखो, अधिकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। लिखिएगा, किसी वाक्य में प्रयुक्त, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के, संज्ञा सर्वनाम के जिन शब्दों से, जिन शब्दों से उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के आधार का बोध होता हो,
लिख लिया? कहां तक लिखा था आपने? संज्ञा सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनसे उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। लिख लिया? तो अधिकरण का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है कई बार। आधार होता है। क्या होता है? आधार। तो ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह लिखो। में, पर और को लिखो। अधिकरण कारक का मुख्य विभक्ति चिन्ह में, पर और को होता है। को होता है, लेकिन इनके साथ निम्नलिखित अव्यय पद भी प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे के अंदर, के भीतर, के ऊपर, के सामने, के नीचे, के आगे, के पीछे, के दाएं, के बाएं और ईटीसी और भी हो सकता है ना। बाकी अव्यय टॉपिक जब हम पढ़ेंगे उससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। वो स्थान से संबंधित जितने भी आते हैं ना वो सारे आ जाते हैं। तो के अंदर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे, के सामने, के दाएं, के बाएं, के ऊपर, ये सारे ये भी आ सकते हैं इसके साथ। ये पहचान होगी, अन्य पहचान होगी एक प्रकार से। मुख्य रूप से तो क्या आएगा आपको? मैं और पर और कोई मिलेगा। और को जो आता है ये समय सूचक शब्दों के साथ आता है। देखिएगा, अधिकरण में को कारक चिन्ह समय सूचक शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है। अब देखो, अधिकरण का मतलब क्या होता है? आधार। अब किस किस आधार का बोध कराते हैं? ये स्थान का बोध करा सकते हैं, या फिर समय का बोध करा सकते हैं, या फिर किसी क्रिया के भाव का बोध करा सकते हैं। लेकिन वो स्थान से संबंधित ही होता है, भाव भी ध्यान रखना। देखिएगा, अधिकरण कारक में क्रिया के स्थान ऑब्लिक समय ऑब्लिक भाव की सूचना का बोध होता है। लिख लिया? लिखना नहीं है? एक वाक्य है विद्यार्थियों, सुरेश छत पर बैठा है। क्या है? सुरेश छत पर बैठा है। क्रिया क्या है इसमें बताओ? बैठा है। क्रिया से प्रश्न करो, कहाँ बैठा है?
तो आंसर क्या आ रहा है? छत आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्रिया से कहां और कब प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह संभवतः अधिकरण कारक हो सकता है। देखिएगा, क्रिया से कहां ऑब्लिक कब प्रश्न करने पर, कहां ऑब्लिक कब प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, कहां ऑब्लिक कब प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह संभवतः अधिकरण कारक होता है। वह संभवतः अधिकरण कारक होता है। देखो, एक वाक्य लिख लो, सुरेश छत पर बैठा है। उदाहरण लिखो इसका, सुरेश छत पर बैठा है। सुरेश छत पर बैठा है। लिख लिया? अब देखो, बैठा है क्या बताओ? इस वाक्य की क्रिया है, और बैठने की क्रिया को संपन्न कौन कर रहा है? सुरेश कर रहा है। तो सुरेश क्या है बताओ? कर्ता कारक है। ये क्या है? कर्ता कारक है। जिन्होंने कर्ता कारक पढ़ रखा उनको अच्छी तरह पता है क्यों कर्ता कारक हुआ है। तो ये छत पर क्या है? ये अधिकरण कारक है। क्या है? अधिकरण कारक है। छत अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक। और पर क्या है? अधिकरण का विभक्ति चिन्ह, ध्यान रखना। अब इसको इस पर से भी पहचान सकते हो। मैंने आपको लिखा है अधिकरण कारक के मुख्य विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं? में, पर और को होता है। लिखा है ना आपको? और आपको यह भी लिखा है कि फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो एक बार क्रिया से प्रश्न कर लो, कहां और कब। संभवतः वो अधिकरण कारक होता है। संभवतः मतलब कभी कभी नहीं होता है, ध्यान रखना ऐसा। तो उसमें फिर आपको देखना होता है ये स्थान का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है, समय का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है, क्रिया के किसी स्थान से संबंधित भाव का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है, ये भी देखना होता है। अब दो चार वाक्य और लिखो। रमेश सामने रहता है। नहीं, रमेश घर के सामने रहता है। रमेश घर के सामने रहता है। अब रहता है क्या बताओ? क्रिया है। अब क्रिया से प्रश्न कर लो, कब रहता है? कोई आंसर आया? रुको एक मिनट। रमेश घर की जगह मंदिर आ सकता है। मंदिर के सामने रहता है। सामने रहता है। अब देखो, इतना तो आपको पता है कि भाई रहता क्रिया है। रहता क्या है? यहां पर क्रिया है। रहने की क्रिया को संपन्न कौन कर रहा है? तो ये वाक्य का कर्ता कारक है। ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। अब बात आ रही है कि ये बीच वाला मामला क्या है? ये क्या है? तो इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। देखो, क्रिया से प्रश्न करो, कब रहता है। अधिकरण का पता करने के लिए कहां और कब प्रश्न करते हैं ना। हम पहले कब प्रश्न कर रहे हैं, कब रहता है। कोई आंसर मिला? नहीं मिला। लेकिन कहां रहता है? आंसर मिल गया, मंदिर के सामने। क्या मिल रहा है? मंदिर के सामने। तो मंदिर तो है यहां पर अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक, ध्यान रखना। और ये जो के सामने आया है, ये अधिकरण की पहचान बताई थी मैंने आपको, बताई नहीं बताई? तो सर पहचान तो हमें इसमें कुछ तो इंगित करना पड़ेगा भाई। संज्ञा एक, सर्वनाम एक, विशेषण है, क्रिया एक, अव्यय। तो ये अव्यय है। ये क्या है? अव्यय। मैंने कहा निम्नलिखित अव्यय प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे के सामने, के भीतर, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, ये सारे अव्यय होते हैं। तो आप लिख सकते हो इसको। रमेश मंदिर के सामने रहता है। रमेश मंदिर के सामने रहता है। लिख लिया? अब देखो, क्रिया टॉपिक पढ़ा चुका हूं मैं आपको।
अब क्रिया टॉपिक पढ़ाया तो क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो अकर्मक होती है और एक सकर्मक होती है। कौन सी होती है? अकर्मक और सकर्मक। अब हमें पता है कि ये तो करता है, ये तो क्या है? कर्ता, और ये क्या है? क्रिया। लेकिन बीच में जो भी आता है हम उसको कई बार कर्म समझ जाते हैं। क्या समझते हैं? कर्म। क्या इस वाक्य में कर्म आया? क्या कर्म कारक नहीं आया इसमें? जब कर्म नहीं आता तो क्रिया फिर अकर्मक होती है, सकर्मक होती है? ऐसी क्रिया जिनके साथ कर्म नहीं आता हो अकर्मक क्रिया, और जिनके साथ कर्म आता हो सकर्मक क्रिया। तो इन क्रियाओं के साथ, इस क्रिया के साथ तो कोई कर्म आया ही नहीं है। तो वाक्य चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उसमें कर्म नहीं आ रहा है तो वो फिर अकर्मक क्रिया होगी, ना कि सकर्मक क्रिया, बशर्त वो प्रेरणार्थ क्रिया नहीं होनी चाहिए। चलो और वाक्य लिखा दो। अब लिखो, रमेश पेड़ पर बैठा है। रमेश पेड़ पर बैठा है। दूसरा लिखो, रमेश पेड़ से गिर गया। रमेश पेड़ से गिर गया। रमेश पेड़ के लटक गया। रमेश पेड़ की टहनी पर लटक गया। अरे विद्यार्थी, एक तो गलती होगी भयंकर वाली। गलती नहीं तो चूक कह सकते हैं। जब मैंने कल आपको अपादान कारक पढ़ाया था तो यहां पर बताया था कि दो में तुलना होती हो। कितने में? जहां दो में तुलना होती है वहां अपादान कारक है, और जहां सभी में या बहुत सारों में तुलना होती हो वहां पे कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। तो आप इसकी जो पहचान लिख रहे हो ना, आप इससे पहले जो सेंटेंस लिखे हैं इनसे पहले जो पहचान है उसमें एक लाइन और जोड़ लो। ये यहां भी लिख सकते हो नोट डाल के, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं लिख लो तुम तो, क्यों फालतू जगह नहीं बच रही, यहां नोट डाल के लिखो। अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में ये पहचान है, मतलब इसको अधिकरण कारक को पहचानने क्या। अधिकरण कारक में विशेषण की उत्तमावस्था, अधिकरण कारक में विशेषण की उत्तमावस्था के उदाहरण आते हैं। देखो एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, उसका नाम होता है विशेषण। क्या नाम होता है हिंदी में? जैसे आपने नाम सुना होगा संज्ञा, सुना नाम? सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, नाम सुने ना? क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। विशेषण को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। सर्वनाम को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। और संज्ञा को क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो विशेषण है, इस विशेषण में एक टॉपिक आता है, सब टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं अवस्था। क्या बोलते हैं? अवस्था। और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, ध्यान रखना। ये अवस्था तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की अवस्था होती है। जब किसी से कोई तुलना नहीं की जाती तो उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलावस्था। और जब दो में तुलना की जाती हो तो उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। और जब बहुत सारों में तुलना की जाती हो तो उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तमावस्था कहते हैं, ध्यान रखना। तो जैसे शब्द है कठिन, किसी से कोई तुलना नहीं हो रही है, इसमें तर आएगा, तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ शब्द बनेगा कठिनतर। क्या बनेगा? कठिनतर। और इसमें तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यहाँ बन जाएगा कठिनतम। क्या बन जाएगा? कठिनतम। अवस्था को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, इसको पॉजिटिव, इसको कंपैरेटिव और इसको सुपरलेटिव कहते हैं।
गुड, बेटर, बेस्ट। इसी प्रकार जैसे रमेश होशियार है, क्या बनेगा? रमेश होशियार, बताओ कौन सी अवस्था? मूलावस्था। किसी से कोई तुलना हो रही है? नहीं। रमेश सुरेश से होशियार है, दो में तुलना हो रही, उसको क्या बोलते हैं? विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जहां बहुत सारे में तुलना होती है, रमेश सबसे होशियार है, तो किस में चला जाएगा? उत्तम अवस्था में। चलो वापस आ जाते हैं हम ये पढ़ रहे थे कि अधिकरण कारक में विशेषण की कौन सी अवस्था आती है? उत्तम अवस्था आती है। यानी कि जब बहुत सारों में तुलना करने वाली बात आती है तो वहां पर जो कारक होगा वो कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। तो विशेषण की कौन सी अवस्था? उत्तम अवस्था आती है। लिख ली नहीं बात? अब आ जाओ, सेंटेंस लिख लो वापस। देखो, रमेश रात को पढ़ता है। रमेश रात को पढ़ता है। लिख लिया? अब देखो, कभी कभी क्या होता है विद्यार्थियों, अधिकरण कारक के साथ भी कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। एक नोट डालो, कभी 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 अधिकरण कारक के साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। चलो उदाहरण लिखो। देखो, रमेश ये कार्य आधा घंटे में निपटा लेगा। रमेश ये कार्य आधा घंटे में निपटा लेगा। सीता सोमवार को आएगी। रविवार को कोचिंग की छुट्टी रहती है। रविवार को कोचिंग की छुट्टी रहती है। लिख लिया? वह सुबह आएगा। वह सुबह आएगा। कमरे के अंदर पलंग रखा हुआ है। टेबल के ऊपर मोबाइल रखा हुआ है। चूहे बिल में रहते हैं। लिख लिया? मछली जल में रहती है। मछली जल में तैरती है। मोर छत पर नाचता है। देखो, सभी लड़कों में सभी लड़कों में सुरेश होशियार है। नियत समय पर काम करो। देखो, इन दिनों वह दिल्ली रहता है। इन दिनों वह दिल्ली रहता है। कई बार बोलते हैं ना मोटरसाइकिल में हवा कम है, मोटरसाइकिल नहीं बोलते, टायर।
या ट्यूब। टायर में हवा कम है, देखो टायर में हवा कम है। देखो भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। देखो हमें जुबान पर अटल रहना चाहिए। देखो वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है। बगीचे में छायादार पेड़ है। लिख लिया। बहुत से सैनिक बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात है। बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात है। लिख लिया। कदम कदम पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है। कदम कदम पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है। हो गया। हाँ करो, हल करो। बोलो, वाक्य बोलो, मैं करवा देता हूँ अभी। सर नहीं आया उससे पहले करवा देता हूँ। जल्दी बोलो। रमेश पेड़ पर बैठा है। देखो बैठना क्रिया है, कहाँ बैठा है? पेड़ को रेखांकित कर लो। एक मिनट। रमेश पेड़ से गिर गया, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। गिर गया, कहां से गिरा बताओ? आंसर तो आ रहा है, आंसर तो आ रहा है ना। लेकिन फिर भी यहां अधिकरण कारक नहीं होगा, यहां अपादान कारक होगा, अलग हो गया। यहां पेड़ को रेखांकित करो और ये अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है, अपादान कारक का उदाहरण है। ब्रैकेट में लिखना, अपादान कारक का उदाहरण है, अधिकरण का नहीं है। मैंने जानबूझकर लिखा है। हाँ। रमेश पेड़ के लटक गया। अब पेड़ को रेखांकित करो और पेड़ के का के की, देखो संबंध बता रहा लटकने का, तो यहां पर क्या होगा? संबंध होगा। बताओ। हाँ टहनी को रेखांकित करना है। टहनी को रेखांकित करोगे तो क्या हो जाएगा? अधिकरण। और पेड़ को रेखांकित करोगे तो संबंध, संबंध हो जाएगा। कब पड़ता है? रात को रेखांकित कर लो और समय सूचक शब्दों के साथ को आ सकता है। कब निपटा लेगा? आधे घंटे को रेखांकित कर लो। अधिकरण कारक क्या है यहां पर? आधा घंटा। कब आएगी? कहां और कब प्रश्न कर सकते हैं ना हम? सोमवार को रेखांकित कर लो। कब रहती छुट्टी? रविवार को रेखांकित कर लो। वह सुबह कब आएगा? सुबह। सुबह के साथ कोई कारक चिन्ह आया तो मैंने कहा ना कभी कभी नहीं आता, लेकिन समय सूचक शब्द होना चाहिए। और बोलो। कहाँ रखा हुआ है पलंग? कमरे के अंदर। तो कमरे को रेखांकित करो और के अंदर, के भीतर, के सामने, ये तो उसकी पहचान है। टेबल को रेखांकित करो। कहाँ रखा हुआ है टेबल? कहाँ रहते हैं? बिल को रेखांकित कर लो, संबंध कारक, सॉरी अधिकरण कारक। कहाँ रहती है मछली? जल को रेखांकित कर लो और मैं भी आ रहा है।
मछली जल में तैरती है, जल को रेखांकित कर लो। तैरो चाहे रहो, बात एक ही स्थान को बता रहा है। मोर छत पर नाचता है, कहाँ नाचता है? छत को रेखांकित कर लो। सभी लड़कों में तो क्या बनेगा? लड़कों को रेखांकित करना है जिससे तुलना की जाती हो। तो बहुत सारों में तुलना होती है, तो वहां पर क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। विशेषण की उत्तम अवस्था है यहाँ पर, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। और बोलो, कब करें? नियत समय। समय भी, केवल समय को भी कर सकते हो, समय की विशेषता फिर नियत बता रहा है जो निश्चित किया गया है। समय रेखांकित कर सकते हो आप। आगे बोलो। इन दिनों वह दिल्ली रहता है, कहाँ रहता है? दिल्ली को रेखांकित कर लो। टायर में हवा कम है, किसमें हवा कम है? स्थान कौन सा बता रहा है? टायर। टायर को रेखांकित करो। भारत की संस्कृति, तो सुनना मेरी बात, भारत और संस्कृति में तो संबंध बता रहा है। भारत की संस्कृति, विश्व में, विश्व को रेखांकित करोगे जब जाके अधिकरण कारक होगा आपका। विश्व को रेखांकित करना है। हमें जुबान पर अटल रहना चाहिए, जुबान को रेखांकित कर लें आप। वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है, किस पे सवार होकर आता है? घोड़े को रेखांकित कर लो। बगीचे में छायादार पेड़ है, कहां पर है छायादार पेड़? बगीचे को रेखांकित कर लो। बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात है, कहां तैनात है? सीमा को रेखांकित कर लो। कहां लगा हुआ पैरा? कदम कदम पर। हो गया। इसी के साथ अधिकरण कारक मेरी तरफ से क्या हो गया? कंप्लीट। एक कारक बचा है आपका, संबोधन कारक। आप, इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास जो भी होगी तो आप लें, आनंद लें उसका पूरा। धन्यवाद विद्यार्थी।